अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवैदी के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार आज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवैदी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ सर, अल्लाह पाक का शुक्र है। आज के दिन में काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। खान साहब की जानिब से एक बार फिर अडयाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू की गई है और उनकी जानिब से कहा गया कि 3 अंपायरों को तौसीह देने के लिए आईनी तरमीम करनी पड़ रही है इन सबको। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? ये जो 3 अंपायर हैं, इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए, खान साहब ना लोगों को टारगेट कर लेते हैं। अब مثلا उन्होंने काजी फ़ायज़ ईसा को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को और सिकंदर सुल्तान राजा। अब कोई स्पेसिफ़िक इनको तो तौसीह नहीं दी जा रही थी, जो मसवदा है या जो आज बात हुई है, जो है कि वो तो अगर होगी तो सब जजों की उम्र बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। अगर बढ़नी होगी तो सब जजों की उम्र बढ़ जाएगी, किसी एक जज की उम्र तो नहीं बढ़ सकती। तो अगर तौसीह मिलेगी तो मंसूर अली शाह को भी मिल जाएगी, मुनीब अख्तर को भी मिल जाएगी, फिर तो सब जजों की उम्र बढ़ जाएगी ना। किसी एक को तौसीह तो नहीं मिल सकती है। इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से ये है कि जब तक नया ना लग जाए पुराना काम करे, क्योंकि अगर पुराना भी नहीं होगा और नया भी नहीं होगा तो फिर इलेक्शन कमीशन खत्म हो जाता है। जैसे खान साहब के दौर में एक दौर वक़्त में कोई भी इलेक्शन कमीशन नहीं था, तो ज़मीनी इंतखाबात भी नहीं हो पा रहे थे। मुल्क का सारा इंतखाबी निज़ाम जमूद का शिकार हो गया था, क्योंकि कोई भी इलेक्शन कमीशन नहीं था। फर्ज़ कर लें हुकूमत और अपोज़िशन के दरमियान नए नाम पर इत्तेफ़ाक 1 साल नहीं होता, तो क्या इस मुल्क में 1 साल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही नहीं होगा? भई आपको ये एक खला नज़र आया है और ये इमरान खान के दौर में खला नज़र आया है। क्योंकि पहले तो खान साहब ने एकतरफ़ा तौर पे एक इलेक्शन कमिश्नर लगा दिया। फिर उनको बताया गया कि आपका तो अपोज़िशन के साथ इत्तेफ़ाक ज़रूरी है। उन्होंने कहा नहीं, मैंने मशवरा कर लिया है। उन्होंने कहा मशवरा नहीं है, इत्तेफ़ाक है। तो फिर उसके बाद ये फिर सिकंदर सुल्तान राजा का नाम आया, क्योंकि इत्तेफ़ाक करना ज़रूरी था। तो अब सूरत-ए-हाल ये है कि अगर कोई इत्तेफ़ाक 6 महीने, साल नहीं होगा तो मुल्क रुक जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी मुल्क में कोई ओहदा 6 महीने, साल तक खाली रहे। या आप आइन में डाल दें कि उन्होंने 3 दिन में इत्तेफ़ाक लाज़मी करना है, जैसे निगरान हुकूमतों के लिए है। ना इत्तेफ़ाक हो तो बात अगले फ़ोरम पे चली जाएगी, अगले फ़ोरम पे चली जाएगी। या आप ये कहते हैं कि कम से कम पिछला तो काम करता रहेगा। जैसे नया वज़ीर आला, वज़ीर-ए-आज़म ना आए तो पिछला काम करता रहता है ना, मुल्क वज़ीर आला और वज़ीर-ए-आज़म के बगैर नहीं होता। नया चीफ जस्टिस ना आए तो कुछ पिछला चीफ जस्टिस काम करता रहता है। नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना आए तो पिछला इलेक्शन कमीशन काम करता रहता है। तो इसमें मेरे ख़्याल में इमरान खान साहब चीज़ों को ट्विस्ट दे रहे हैं और ट्विस्ट देने की कोई ख़ास ऐसी ज़रूरत नहीं है। लाइक काज़ी फ़ायज़ ईसा तो आखिरी आदमी है जो तौसीह चाहते थे। लेकिन अब चूँकि ये इस पर सियासत इतनी हो गई है कि मौलाना फज़लुर रहमान साहब ने इस पर काफ़ी सियासत कर ली है। अभी चूँकि ज़रूरत ये है कि उनके साथ चलना है, लिहाज़ा उनकी सियासत भी बर्दाश्त की जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि जो ये तौसीह वाली बात है, इसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। अगर ज इस मुल्क में इस वक़्त सबसे बड़ा मसला पेंशन बिल है। हर साल इतने लोग रिटायर हो रहे हैं और पेंशन बिल में इज़ाफ़ा हो रहा है और ये हुकूमत अभी पेंशन बिल का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रही। लिहाज़ा एक राय तो ये है कि अगले 3 साल तक कोई बंदा भी रिटायर ना हो और सबकी उम्र अक्रॉस द बोर्ड बढ़ा दी जाए, ताकि पेंशन बिल रुक जाए 3-4 साल के लिए, तब तक माशी बहाली हो जाएगी। क्योंकि अभी ये फौरी तौर पे मतलब जितना बिल बढ़ गया है, ये पेंशन बिल जो है पाकिस्तान के खज़ाने पे बोझ बन रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए इसमें एक 3 या 4 साल का ब्रेक की बात की जा रही है और ये अब नहीं, ये पिछले दौर में इमरान खान के दौर में भी ये गुफ्तगू होती रही है और खुद केपी की हुकूमत पेंशन इस्लाहात करती रही है कि कैसे पेंशन के बिल से जान छुड़ाई जाए, इसको क्या किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो तौसीह की बात है तमाम सरकारी मुलाज़मीन की, जिसमें जज और सब लोग आएँगे, वो तो इसलिए है कि आप पेंशन बिल को रोकने चाहते हो, तो क्लर्क की उम्र में भी तौसीह हो जाएगी ना अफ़सर के साथ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि चीज़ों को सियासत की बजाय हकीकत की रंग से देखना चाहिए कि वाक़ई पाकिस्तान का पेंशन बिल क्या हो गया है। अगले 3 साल में ये पेंशन बिल क्या हो जाएगा। इसको एक दफ़ा फ्रीज़ करने की ज़रूरत है 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, ताकि उस दौरान कोई इकोनॉमिक रिवाइवल हो सके और ये पेंशन बिल फ्रीज़ हो जाए। मज़ीद लोग रिटायर ना हों, मज़ीद पेंशन बिल में इज़ाफ़ा ना हो। तो इन बातों को भी ज़हन में रखें। आप चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को आइसोलेशन में कैसे तोसीह दे सकते हैं? टेन्योर पोस्टों की ज़रूर बात हो रही थी कि ये टेन्योर पोस्टें होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी काई साहब के पास तो 6 महीने, साल ही रह जाना था।
बल्कि अगला इलेक्शन तो मंसूर अली शाह ने कराना था। लिहाजा मेरे ख्याल में ये गलत परसेप्शन है। अब जहाँ तक खान साहब का ये मौक़िफ़ है कि अगला चीफ जस्टिस आएगा तो वो जो है वो मुल्क में नए इंतखाबात का ऐलान कर देगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, खान साहब को बहुत उम्मीद है कि अगला चीफ जस्टिस आएगा तो वो मुल्क में नए इंतखाबात कराएगा, पुराने इंतखाबात खत्म कर देगा। इसीलिए जो है नए चीफ जस्टिस की बहुत बेताबी भी है। उनको उम्मीद है कि नया चीफ जस्टिस जो है वो हुकूमतें खत्म कर देगा, इलेक्शन कालअदम करार दे देगा और उनके लिए दोबारा राह हमवार कर देगा, उनकी ज़मानतें ले लेगा, उनको जेल से निकाल देगा। एक लंबी विश लिस्ट है इमरान खान के पास अगले चीफ जस्टिस के लिए। और अगले चीफ जस्टिस के लिए वो समझते हैं कि अगला चीफ जस्टिस 9 मई के सारे मुकदमात खत्म कर देगा। अगला चीफ जस्टिस जो है 190 मिलियन पाउंड भी खत्म कर देगा। अगला चीफ जस्टिस जो है उन पर जितने मुकदमात हैं सारे बैक जुम्बिश कलम खत्म कर देगा। अगला चीफ जस्टिस उन्हें जेल से रिहा कर देगा और ऑर्डर कर देगा कि आइंदा इमरान खान पर कोई एफआईआर दर्ज ना हो। तो इमरान खान को तो अगले चीफ जस्टिस से इतनी उम्मीदें हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये उतनी उम्मीदें हैं जितनी उनको साकिब निसार से थी। ये नवाज शरीफ को नाअहल कर देगा, मुस्लिम लीग नून से निशान छीन लेगा, नवाज शरीफ को ये सजा दे देगा। इमरान खान एक और साकिब निसार की तलाश में है। उनको एक साकिब निसार जैसा, उमर अता बंदयाल जैसा एक नया चीफ जस्टिस चाहिए। और अब ये मंसूर अली शाह की क्रेडिबिलिटी को मजीद दांव पे लगाती हैं इमरान खान की ऐसी बातें कि क्या मंसूर अली शाह भी साकिब निसार है, या मंसूर अली शाह भी उमर अता बंदयाल है, और क्या मंसूर अली शाह भी प्रो पीटीआई वैसा ही जज है जैसा साकिब निसार था, जैसा उमर अता बंदयाल था। तो ये अब देखने की बात है कि इमरान खान को आने वाले चीफ जस्टिस से कितनी उम्मीदें हैं और वो उनका कितना पॉलिटिकल एजेंडा लेके आगे चल सकता है, और उनके लिए उस पॉलिटिकल एजेंडे की तकमील के लिए वो किस हद तक जा सकता है। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कि हर कोई ये कह रहा है कि अगले जो चीफ जस्टिस है वो मंसूर अली शाह साहब ही होंगे। बिलावल भुट्टो ने भी बरमला ये कह दिया है कि अगले चीफ जस्टिस तो वही होंगे। तो अगर आप चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जितनी भी ये मुद्दत रही है, तो इसको अगर आप इवेलुएट करेंगे तो आप इसको कैसे इवेलुएट करेंगे और उनके मुस्तकबिल को लेकर आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये ज़रूर कूलिंग इफ़ेक्ट है। मैं इसको कहता हूँ कूलिंग इफ़ेक्ट। माहौल को ठंडा करने के लिए बार-बार ऐलान किया जा रहा है कि मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने को मंसूर अली शाह का नोटिफ़िकेशन तो नहीं कर दिया। और अगर अगली आईनी तरमीम में चीफ जस्टिस लगाने का तरीक़ाकार बदल जाता है, तो फिर इस इश्क के वो कहते हैं इस आग के दरिया के और भी बड़े मराहिल होंगे। लिहाज़ा मैं तो बेशक सियासतदान कहते जाएँ कि जी अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, लेकिन अभी उनका कोई नोटिफ़िकेशन नहीं हुआ। अभी आईनी तरमीम में चीफ जस्टिस लगाने का तरीक़ाकार की बात मौजूद है, वो होती है या नहीं होती है, ये अभी देखने की बात है। तो जब तक ये आईनी तरमीम किसी बनने नहीं लग जाती, तब तक मैं नहीं समझता कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह हैं या नहीं हैं। और अगर हैं, तो फिर उनका नोटिफ़िकेशन कर दिया जाए, और अगर नोटिफ़िकेशन नहीं है, तो फिर अभी आग का दरिया बीच में मौजूद है। अब जहाँ तक आपने बात की है काज़ी फ़ायज़ ईसा की कारकर्दगी की, देखिए मैं काज़ी फ़ायज़ ईसा की कारकर्दगी को पिछले 4 या 5 चीफ जस्टिस पाकिस्तान से उनका मुवाज़ना कर सकता हूँ। क्या काज़ी फ़ायज़ ईसा की कारकर्दगी साकिब निसार से बेहतर है? बहुत बेहतर है। साकिब निसार साहब से तो आप कहेंगे ना बाबे डैम से तो काज़ी फ़ायज़ ईसा की कारकर्दगी बहुत बेहतर है। उन्होंने तो कोई मतलब डैम फंड नहीं बनाया, उन्होंने तो किसी सियासी जमात की सहूलतकारी नहीं की, उन्होंने कोई हम ख़याल बेंच साकिब निसार इजाज़ुल एहसन मिल मिला के पूरा पाकिस्तान उन उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया, सब कुछ कर दिया। काज़ी फ़ायज़ ईसा की कारकर्दगी का मुवाज़ना आपने करना है, तो क्या वो उमर अता बंदयाल से बेहतर है? बहुत बेहतर है। काज़ी फ़ायज़ ईसा ने कोई हम ख़याल बेंच नहीं बनाई। क्या काज़ी फ़ायज़ ईसा की कारकर्दगी गुलज़ार से बेहतर है? गुलज़ार से बहुत बेहतर है। लेकिन है जी ये गुलज़ार, आसिफ सईद खोसा, ये उमर अता बंदयाल, ये साकिब निसार, ये जो चीफ जस्टिस की लॉट्स हैं, ये जो तहरीक इंसाफ को बड़ी पसंद हैं और ये जो सहूलतकार रहे हैं तहरीक इंसाफ के, और इनकी बाक़ियात आज सहूलतकारी कर भी रही हैं। ये सब जो हैं, इनका और काज़ी फ़ायज़ ईसा का मुवाज़ना आप क्या कर सकते हैं? काज़ी फ़ायज़ ईसा इनमें से किसी एक ने अपने दौर में कोई एक फुल कोर्ट बनाया? काज़ी फ़ायज़ ईसा ने कितने फुल कोर्ट बनाए? इनमें से कोई एक मतलब उमर अता बंदयाल साहब ने कानून बनने से पहले कानून मुअत्तल किया।
ये ऐसे ही है जैसे आप किसी माँ के पेट में उसका बच्चा मारते हैं। इसी तरह उन्होंने पार्लिमान के पेट में ही एक कानून मार दिया। अभी पार्लिमान ने उस कानून को जन्म देना था, फिर वो कंसीव हो रहा था, तो इन्होंने पार्लिमान के पेट में ही वो बच्चा मार दिया, वो कानून मार दिया। कानून बनने से पहले कानून मुलतवी किया। आप काजी फ़ायज़ ईसा का मुआवज़ना उमर अता बंदियाल से करेंगे। काजी फ़ायज़ ईसा ने को हम-ख़याल बेंच बनाकर फैसले किए हैं, हुकूमतें बदली हैं। फुल कोर्ट बनाते हैं। काजी फ़ायज़ ईसा पाकिस्तान की तारीख़ का पहला चीफ जस्टिस है, जिसने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत जो चीफ जस्टिस का सबसे बड़ा इख्तियार है बेंच बनाने का, वो फुल कोर्ट बना के सरेंडर किया। उमर अता बंदियाल ने किया था। उनको ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कबूल था? नहीं था। तो इसलिए काज़ी फ़ायज़ ईसा का आप मुआवज़ना नहीं कर सकते, आप तहरीक-ए-इंसाफ की तनकीद पर ना जाएँ। उन्हें तो पसंद ही उमर अता बंदियाल, तो साकिब निसार, तो ये गुलज़ार, वो नस्ला टावर का फ्रॉड सारा गुलज़ार का, ये पसंद है। उन्हें काज़ी फ़ायज़ ईसा को अपराइट आदमी कैसे पसंद हो सकता है? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि काज़ी साहब की कारकर्दगी बहुत ऊँची है और जब पाकिस्तान की अदालती तारीख लिखी जाएगी तो उसमें काजी फ़ायज़ ईसा का नाम बहुत अलग लिखा जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे असद कैसर और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान जो मुलाकात हुई है। दोनों की जानिब से कहा गया है कि हमारे दरमियान इत्तफाक हो चुका है आईनी तरमीम के मुसव्विदे को लेकर, जो ये खुद तैयार करेंगे, ड्राफ्ट तैयार करेंगे। जैसा कि बिलावल भुट्टो की जानिब से भी कहा गया है कि हम अपने अपने ड्राफ्ट तैयार करेंगे, फिर उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, आईनी तरमीम तो होकर रहेगी और मुझे लगता है कि वो 28 से 30 सितंबर में हो जाएगी। मौलाना जो हैं वो पीटीआई को ये कह रहे हैं कि मैं इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल से बचा लूँगा और आप मेरी इस एहसान को याद रखें कि अगर मैं वोट डाल दूँ तो इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल पक्का है और अगर मैं ही हूँ इस वक़्त जो इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल से बचा सकता हूँ, तो अगर मैं तरमीम के हक़ में वोट डाल के सिर्फ़ मिलिट्री कोर्ट वाली शिक निकलवा लूँ, तो मैंने तहरीक-ए-इंसाफ पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। वो तो तहरीक-ए-इंसाफ को ये कह रहे हैं कि आप बस इसी बात पर मुझ पे खुश हो जाएँ कि मैं जो हूँ वो मिलिट्री ट्रायल्स को रुकवाने की बात कर रहा हूँ। तो इस पर ही इमरान खान को सारी उम्र मेरा जो है एहसानमंद रहना चाहिए क्योंकि अगर मैं वोट डाल दूँ, तो उसका मिलिट्री कोर्ट ट्रायल हो जाएगा। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अब 1 नहीं 2 तरमीम होंगी। एक तरमीम मौलाना फज़लुर रहमान के वोटों के साथ होगी, उसके बाद मखसूस नशिस्तों वगैरह का फैसला हो जाएगा। फिर जब वोट पूरे हो जाएँगे, फिर एक नई तरमीम एक और भी होगी जो अनफिनिश्ड एजेंडे को मुकम्मल करेगी। तो मुझे आगे जो है अगले 2 माह में 2 तरमीम नज़र आ रही हैं और उन 2 तरमीम के रास्ते में के ज़रिए पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्क्रिप्ट लिखा जाएगा। मुझे लगता है कि मौलाना के साथ जो पहली तरमीम होगी, वो मौलाना की मर्ज़ी की कुछ होगी, कुछ गवर्नमेंट की मर्ज़ी की होगी और उसके बाद एक और तरमीम का रास्ता भी हमवार हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।